हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सामाजिक विज्ञान के इस बेहतरीन क्लास में। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज। यहाँ से हम जो है बहुत ही छोटे समय में ही पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे करेंगे क्या, देर नहीं करेंगे, आप क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देंगे। जितना जल्दी ये कार्य कर देंगे उतना जल्दी जो है हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर इस पूरे सेशन को, पूरे चैप्टर को नेस्तनाबूद करना है। तो फटाफट आप जो है पुनः हम आपको बता रहे हैं कि लाइक करो और फटाफट शेयर कर दो, जिससे आपके सारे दोस्त, सहेला सहेली जो भी हैं, सब आ करके जो है आपके साथ अध्ययन करना स्टार्ट कर दें। तो चलो भाई, आज हमारा बेटा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, इसी पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो चर्चा करें। तो आप बेटा पेन और पेपर लेके बैठो, तब मजा आएगा। बिना जो है हथियार के मार नहीं होगा। तो आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, आपको इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपके चारों तरफ बहुत सारे कार्य हो रहे होंगे, जहां पर आप रह रहे होंगे, आपके पास पड़ोस में बहुत सारी गतिविधियां हो रही। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे कुछ लोग ऐसे मजदूर होंगे कि कुछ चीजें बना रहे होंगे, खेती का कार्य होंगे, डॉक्टर होंगे, टीचर होंगे, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसका मायने क्या है? ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं आपके चारों तरफ, क्या इससे कुछ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा होगा। तो आप ये समझोगे कि जो गतिविधियां हो रही है उनका मेन मोटिव क्या हो? अर्थ कमाना। पैसे के लिए जो भी एक्टिविटी आपके पास पड़ोस में हो रही हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि जो फल या सब्जी की दुकान लगी है, गोलगप्पे की दुकान रही है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो ये सभी धन कमाने के लिए जो है की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटी आपके पास पड़ोस में हो रही है बेटा, वो सभी जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। इसको नोट कर लो। ठीक है, कि धन कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी आपके पास पड़ोस दिखाई दे रही है, सभी जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आर्थिक गतिविधियों को डिवीजन करने के लिए क्या होगा? आर्थिक जो गतिविधियां हैं, इसको थोड़ा सा डिवीजन किया जाए, कितने प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। तो हम 3 तरह के आर्थिक गतिविधियों से होकर के गुजरते हैं। पहला क्या है कि जो गतिविधि हो रही, जो एक्टिविटी हो रही है, उसकी प्रकृति के आधार पर देखते हैं। तो एक प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक और तृतीयक होता है। लेकिन उसमें जो काम कर रहे हैं वो कितना रोजगार किस प्रकार से प्रोवाइड कर रहा है, तो रोजगार की स्थिति के आधार पर डिवीजन करते हैं। तो 2 तरह के जो है गतिविधियां दिखाई देती हैं। एक संगठित क्षेत्र होता है, दूसरा असंगठित क्षेत्र होता है। लेकिन अगर उसी एक्टिविटी, उसी गतिविधियों के जो आर्थिक गतिविधियां हो रही ना, उन पे स्वामित्व के आधार पर देख लें तो 2 प्रकार से दिखाई देता है। कुछ जो गतिविधियां हो रही हैं निजी लोगों के हाथ में होंगे, जो आप देख रहे हो, अभी हम एक क्लास देख रहे होगे, रिचार्ज मोबाइल का कराए होंगे ना, वो किसका है? तो जिस कंपनी का होगा उसका ओनर कोई होगा। लेकिन आप देखोगे कुछ एक्टिविटी ऐसी भी हो रही होंगी जिसका जो है स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो इन्हीं तीनों जो हमने आपको बताया, प्रकृति के आधार पर, रोजगार की स्थिति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इन्हीं 3 एक्टिविटी को हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं। पहला, गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। क्या? गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। चलो आ जाओ भैया। तो इसमें क्या होता है? एक प्राथमिक क्षेत्रक होता है, हमने देख लिया। दूसरा द्वितीयक और तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्रक होता है। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं, ये जानना तो जरूरी है ना। तो प्राथमिक क्षेत्रक में बढ़ चलते हैं
किसान है आपके पास पड़ोस में, जो खेती का काम हो रहा है, मछली का पालन हो रहा है, पशुपालन हो रहा है या माइनिंग हो रहा है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो भी एक्टिविटी आ रही है वो सीधा सीधा किससे कनेक्ट होती है? नेचर से कनेक्ट करती है, प्रकृति से कनेक्ट करती है। जैसे फसलों का उत्पादन हुआ, मछली पालन हो रहा है, और आप देख रहे हो माइनिंग हो रही है, तो सीधा सीधा जो एक्टिविटी हो रही है वो सीधा सीधा किससे? नेचर से कनेक्ट हो रही है। तो आप देखोगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं ये किससे लिए जा रहे हैं, किससे प्राप्त हो रहा है? तो सीधा सीधा प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो क्या है? प्राथमिक उत्पाद हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? एक भैया कृषि हो गया, दूसरा पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, माइनिंग हो गया, खनन हो गया, या जो है तेल निकासी। क्या? तेल निकासी। ये सभी जो है कार्य किससे सीधा सीधा जो है प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनको कनेक्ट करते हैं, सीधा सीधा उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय क्षेत्रक की तरफ। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्रक में आपने देखा, लेकिन इसको जो है अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधा किससे? द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा भी हुआ होता है। जैसे ज्यादातर प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी आदि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह सीधा सीधा कृषि से रिलेटेड होता है, खनन से रिलेटेड होता है, तो इसको जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को। किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं द्वितीय क्षेत्रक की तरफ। तो आपके पास पड़ोस में बहुत सारे कार्य हो रहे होंगे, है ना? अब क्या करना? प्राथमिक क्षेत्र से बना हुआ उत्पाद को कहीं ना कहीं बना करके जो है दूसरे उत्पाद के रूप में तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर फसल का उत्पादन कृषि पर क्या है? कपास की खेती है। किसकी? कपास की खेती। अब बताओ, ये प्राथमिक क्षेत्रक हुआ बेटा। अब प्राथमिक क्षेत्रक में कपास का तो उत्पादन हो गया, अब ये गया फैक्ट्री, फैक्ट्री में जाएगा, कारखानों में जाएगा, इससे बना दिया जाएगा धागा, और इस धागे से बनाना क्या है? कपड़ों को बनाना है। किसको? कपड़ों को बनाना है। तो जहां पर बनाना है, केला वाला नहीं, बनाना है, वो सब कहां पे आएंगे? द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे। किसमें? द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे। इसका मतलब है कि यहां पर कार्य होगा, बनाने का कार्य होगा। कहां पर? किसी न किसी कारखानों में होगा, किसी न किसी कारखानों में होगा या उद्योगों में होगा। इसके लिए जो है इसका नाम क्या दिया? औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। किसको? द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? विनिर्माण का कार्य होगा, बनाने का कार्य होगा, कि कृषि उत्पाद से यानी प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पाद तैयार हुआ है उससे कोई न कोई वस्तु बनाई जाएगी, उसी से बनाई जाएगी। तो बनाई जाएगी बेटा, तो बनाई कहाँ जाएगी? कारखानों में बनाई जाएगी, कोई न कोई चाहे कुटीर उद्योग हो, कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। तो आप ये कह सकते हो वहां पर बनाने का कार्य जहां पर होगा उसको हम द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत कहेंगे, क्योंकि ये कार्य जो है किसी न किसी उद्योग में होंगे, कारखानों में होंगे, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कृषि उत्पाद, ये गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल से अब गन्ना कहां पर गया? चीनी मिल गया, वहां से बना दिया गया चीनी, या जो है गुड़ बना दिया गया। ठीक है, तो आप देखो कि कृषि उत्पाद जो उत्पादित हुआ यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद तैयार हुआ उसको जो है किसी न किसी मशीनरी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा किसी दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कर दिया गया, बना दिया गया, जैसे चीनी और गुड़। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है विनिर्माण का कार्य हुआ, तो इसको औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तृतीय क्षेत्रक में। तो आप देखोगे तृतीय क्षेत्रक में
तृतीयक क्षेत्रक कौन सा होता है? तो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली जो गतिविधि होती है वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। जैसे आप देखोगे कि इसमें जो है कौन कौन से परिवहन आ जाते हैं, भंडारण आ जाते हैं, संचार, बैंकिंग, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, देखो भाई ये जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई यहाँ पर नाई की दुकान हो गई, यहाँ पर देखो यहाँ पे कोई उत्पाद तैयार नहीं होता है, जबकि जो उत्पाद आप तैयार किए हो उसको काट दिया जाता है ना, कि आपको जो चाहिए, आप सेविंग कराने जा रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है? सेविंग कराना है। तो जो आपका उत्पाद है उसको क्या करेगा? आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा, जितना काम करेगा उसके बदले उतना पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। और साथ में हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटल में क्या कोई चीज बनाया जाता है? नहीं, आपको जो चाहिए, आपकी जो बीमारी है उसका इलाज किया जाता है, उसी के बदले आपसे पैसा लिया जाता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, ई रिक्शे वाले भैया कहते हैं कि भाई यहां से वहां जाना है, हाँ कितना? 50 रुपया। 50 रुपया लेकर के जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको पहुंचा दिए। या जो है आपके पास कोई सामान है कि आपके पास आलू उत्पादित किए हो, किसान हो, आलू का उत्पादन किए हो, एक बोरा आलू यहाँ पर रख सकते हो और ले जाकर के मार्केट में बेच सकते हो। तो आप देखोगे कि जो तृतीयक क्षेत्रक है वह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का एक सहायक क्षेत्रक है, ठीक है। तो इसमें सर्विस प्रदान किया जाता है, तो इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सभी हम आपकी सेवा कर रहे हैं सुबह सवेरे, तो हम भी जो है क्या हो गए? तृतीयक क्षेत्र के गतिविधियों के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम देखेंगे कि भाई कंपेयर तो कर लें कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक में कितने कितने प्रोडक्शन हुए हैं, इनका हमारे जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उन पर क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी उनका भागीदारी क्या है हमारे अर्थव्यवस्था पर इनकी भागीदारी कितना है, कितने प्राथमिक क्षेत्रक के हैं उत्पाद तैयार हो रहे हैं, द्वितीयक के कितने हैं और साथ में तृतीयक के कितने हैं। इन तीनों की क्या क्या भागीदारी है, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? तो इसको जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है एक आंकड़ा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्या होता है? उसका नाम है जीडीपी। क्या? जीडीपी, ठीक है। जीडीपी के द्वारा जो है पता चलता है कि भाई प्रोडक्शन प्राथमिक क्षेत्रक में कितने हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में कितने हुए हैं, तृतीयक क्षेत्रक में कितने हुए हैं। इन आंकड़ों को जीडीपी बताएगा, ठीक है। लेकिन बताने से पहले ये तो पता होना चाहिए कहां पर जो है, जो यानी फाइनल जो गुड्स है, जो अंतिम वस्तुएं तैयार किस प्रकार हो रही हैं, कौन कौन सा पैसा जीडीपी में जुड़ता है, इसके लिए चर्चा एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई ये प्राथमिक क्षेत्रक का है, क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्रक का है, प्राथमिक क्षेत्रक का है क्योंकि खेती जो है सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक क्षेत्रक है। अरे सर, कपास का उत्पादन कहां पर हुआ है? प्राथमिक क्षेत्रक में हुआ, ठीक है। यहां पर आ गया है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भाई परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो सेवा क्षेत्र में आ गया। यहां पर धागे को बनाया गया, ठीक है, धागे को बनाया गया, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया और ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। क्या है? अंतिम वस्तु ये तैयार हुआ। अगर हम कपड़े के निर्माण को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यह जो है यहां से प्राथमिक क्षेत्रक से शुरुआत हुआ, सेवा क्षेत्र भी आ गया, यहां पर द्वितीयक क्षेत्रक भी आ गया, फिर जाकर के ये जो है आपका टी शर्ट तैयार हुआ जो मार्केट में अब बिकेगी। अंतिम वस्तुएं उसे कहा जाएगा जो सीधा सीधा किससे जुड़े होंगी? उपभोक्ता से जुड़े होंगी। अब इस टी शर्ट पे सीधा सीधा कोई उपभोक्ता, कंज्यूमर जो है हमारे आप जैसे जो है इसको पहनेगा, अंतिम उत्पाद तैयार हो गया। तो अब अगर कपास
100 रुपया में बेचा गया बेटा और 20 रुपया किराया लगा और यहां पर 50 रुपया मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हुआ, तो इसका रेट तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अंतिम उत्पाद कितने में तैयार होगा, ये बात तो समझना पड़ेगा, ये बात तो समझना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि यहां पर 100 रुपया गया, तो ये जो है किसको बेचेगा, इसको, अगर इसको बेचा 120 में, तो आप देखोगे फिर 50 की वृद्धि हो जाएगी 170 में, यानी ये प्रोडक्ट कितने में तैयार हुआ, 170 में तैयार हुआ। तो काउंट क्या इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, या इसका फाइनल होगा। ये बात तो आपके मन में आनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्रक में 100 रुपया का प्रोडक्शन हुआ, सेवा क्षेत्र में 20 रुपया, इसमें 50 रुपया, और इस ये जो है फाइनल गुड्स तैयार हो गया हमारा। तो तीनों का जोड़ना है जीडीपी में कि एक का ही जोड़ना है, तो नहीं प्यारे बच्चे, केवल अंतिम उत्पाद को जोड़ना है, यानी अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ना है। हमेशा जो है अंतिम मूल्य की वस्तु को ही जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। जीडीपी में कौन सा पार्ट जुड़ेगा, अंतिम जो, देखो यहां पर अगर कपास ही सीधे सीधे कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करता तो इससे इसको जोड़ते। अगर गेहूं का उत्पादन बेटा यहां पे हो जाए, सीधा सीधा कस्टमर अब खाए बेचे नहीं, तो इसको प्राथमिक क्षेत्रक में जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देख रहे हो कि ये द्वितीय क्षेत्रक में जा रहा है, फिर देखोगे कि अंतिम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो ये इसमें नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं यहां से, तो देखेंगे कि भाई 100, यहां पर किसान ने फैक्ट्री को 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आटा बन गया। अब आटा कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, भाई 50 रुपए खर्च आए होंगे। अब यह जो है इस बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को कितने में, 150 रुपए में बेच दिया गया। अब बन गया क्या, बिस्किट बन गया, और बिस्किट जो है 200 रुपया का बना। तो अब बताओ कौन सा जोड़ना है। अरे सर अभी आपने बताया कि हमेशा जो है अंतिम वस्तुओं का उत्पाद जो है उसी का मूल्य जोड़ा जाएगा। तो आप देखोगे गेहूं अगर 100 रुपए का बेटा बेचा गया है, तो देखो 150 रुपए का यह कंपनी इस कंपनी को बेची है, तो 100 रुपया इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये 50 रुपया का काम की है, 50 का काम की है। तो अंतिम वस्तु का जो मूल्य होगा वो 200 रुपया होगा, कि जो काम ये किए होंगे लगभग 50 रुपए भी खर्च किए होंगे, तब जाकर के ये 200 रुपए इसका मूल्य है। तो अंतिम वस्तु का मूल्य ही जीडीपी में काउंट होता है। समझ में आई बात। और जो फाइनल होगा सीधा सीधा कंज्यूमर से जुड़ा हुआ होगा, यानी उपभोक्ता आप खाएगा बिस्किट, है ना, मुंह में पानी ना आए बेटा, तो इसको अंतिम वस्तु कहते हैं। और जो ये गतिविधियां हुई हैं, वस्तुएं तैयार की गई हैं, ये मध्यमवर्ती वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंतर्गत आती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि फाइनली यहां पर जुड़ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, तो आप देखोगे कि किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रक में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, अंतिम सेवाओं के मूल्य की राशि को देश के सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत जो है जोड़ा जाता है। यानी जो अंतिम उत्पाद तैयार हुआ है, चाहे जो है टी शर्ट का नाम ले लें, टी शर्ट ले लें, चाहे बिस्किट ले लें, ये जो है अंतिम उत्पाद है। क्या अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद है। इन्हीं अंतिम उत्पाद का जो मूल्य होगा उसी को जीडीपी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अब बताओ जीडीपी, जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसकी जीडीपी घटेगी बढ़ेगी, यानी जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा जीडीपी उसकी बढ़ेगी, जहां पर प्रोडक्शन कम जीडीपी वहां पर घटेगी। जीडीपी क्या होगी, घटेगी, वहां पर जीडीपी घटेगी। अब बात आएगी भाई पहला सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर हो रहा है, तो आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो जीडीपी में पहला स्थान जो है किसका है, पहला स्थान किसका है,
पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और भारत की बात करें तो जीडीपी में कैसा स्थान है पूरे विश्व में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है कौन सा राज्य से, भारत है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है हमारे देश में। तो आप देखोगे कि भारत की जीडीपी का आकलन करने वाला जो आप कह सकते हो कार्यालय है, कौन सा ऑफिस है, सीएसओ ऑफिस है। सीएसओ ऑफिस है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत जो है जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से कितने आ रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र से कितने आ रहे हैं, तृतीय क्षेत्र से कितने आ रहे हैं। समझ में आई बात? चलो अब बढ़ते हैं हम कि क्या ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के पहले ऐसे व्यवस्था था? नहीं भाई, पहले अगर हम देखें विकास के प्रारंभिक क्षेत्रों में सभी ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट थे, कृषि पे थे। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, नई नई मशीनरियां आने लगी, अब हुआ क्या कि लोग जो है अब सुविधा मिलने लगी, अतिरिक्त समय मिलने लगा, क्योंकि खेती का कार्य 2 दिन का है ना, फिर पूरा महीना बैठना है तो कौन बैठना चाहेगा। अगर जो है काम मिल रहा है कारखानों में, लोग जो है ज्यादा सिक्योर कहां पर होने लगे, द्वितीय क्षेत्र में। तो आप देखोगे कि लोग प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि सेवा क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार होने लगा, तो लोग जो है द्वितीय क्षेत्र से किस तरफ बढ़ने लगे, तृतीय क्षेत्र की तरफ जो है अपना रुख इख्तियार करने लगे। तो आप देखोगे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की तरफ लोग जो है बढ़ते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो साख धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखोगे बेटा कि 2 आंकड़े दिया गया है, एक 1973 का, 74 का, 40 साल का डिफरेंस हमको ज्ञात करना है। तो आप देखोगे इसमें जो प्रोडक्शन है इस साल में प्राथमिक द्वितीय तृतीय बहुत छोटा सा हो, इसका जो है पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर देखो 40 साल बाद अगर देखते हैं तो देख रहे हो इसमें जो है बहुत ही एकाएक वृद्धि देखने को मिलती है। इस बात को थोड़ा सा और बढ़िया सा समझ लेते हैं कि इसका हमारी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो 1973-74 में देखते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 40% जो है कंट्रीब्यूशन है, द्वितीय का 13% है, 47% जो है तृतीय क्षेत्र का। लेकिन 40 साल का जो आंकड़ा जब हम जो है कंपेयर करते हैं तो पता चलता है जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उसकी हिस्सेदारी है, प्राथमिक क्षेत्र 14 पे आ जाता है और द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि होती है, 19 पे आ जाता है। लेकिन एकाएक ज्यादा जो वृद्धि होती है किसमें होता है, 67% की वृद्धि, यानी 67% पे चला आता है तृतीय क्षेत्र में वृद्धि ज्यादा देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है, वृद्धि के कारण क्या है? वृद्धि के कारण क्या है? तो वृद्धि के कारण क्या है कि इन बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना, जैसे स्कूल है, कार्यालय है, बैंक है, हॉस्पिटल है, इनका कायाकल्प हो रहा है। धीरे धीरे इनका जब विस्तार हो रहा है तो जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो है आप देख रहे हो कि विस्तार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। द्वितीय कारण क्या है कि भाई कृषि क्षेत्र है, यहां पर भी विस्तार हो रहा है, लेकिन इनको जो है पुश करने के लिए कि भाई यहां पर परिवहन के साधन बेहतर हों, बढ़िया जो है उन्नत बीज खाद जो है किसानों को मिलने के लिए सर्विस सेंटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें भी तृतीय क्षेत्र के जो है शाख बढ़ते जा रहे हैं। अगला है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो है वो पैसा खर्च भी करना पड़ते हैं कि आपकी आय बढ़ रही है तो आपके जैसे आपके पापा की आय बढ़ रही है तो सोचेंगे हमारा बच्चा ना अगर जो सबसे महंगा स्कूल है वहां पर पढ़े और जो है अगर जो है आय है, पैसा है आपके पास, तो आप इलाज कराने कहाँ जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे। तो इस मामले में भी देखोगे कि इसमें जो है विस्तार उछाल देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि इनका जो है हमारे रोजगार में हिस्सेदारी क्या है, कितना परसेंट रोजगार जो है ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें 1977 और 78 का आंकड़ा लेते हैं तो जो इस साल जो है प्राथमिक क्षेत्र में 71% जो है लोग इससे जुड़े थे और जो है 11% द्वितीय क्षेत्र से जुड़े थे, 18% जो है किससे, तृतीय क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन 40 साल बाद का जब आंकड़ा हम देखते हैं तो 44% प्राथमिक क्षेत्र में हो जाते हैं, 25% द्वितीय में और 31% जो है तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी आप देखोगे बेटा सबसे ज्यादा
रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 71 था, यहाँ पर 44 है। अभी भी तो प्राथमिक क्षेत्र जो है भाई रोजगार ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें उत्पादन की कमी है। उत्पादन क्यों कम हो रहा है? इसके कारण की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अल्प बेरोजगारी। यहां पर एक खेत है, यहां पर 6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है 3 लोग कर सकते हैं, लेकिन 6 लोग लगे हुए हैं। तो इससे जो है आप कह सकते हैं ये भी अल्प बेरोजगारी का ही एक हिस्सा है। दूसरा कारण क्या है? इसको बढ़ाने के जो है क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला हो सकता है सरकार जो है इन लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करे, जिससे जो है ये अपने सिंचाई के संसाधन विकसित कर पाए, जो है खाद या जो है कुछ उपकरण खरीद करके जो है अपना किसान यानी अपने प्राथमिक क्षेत्र को यानी कृषि को थोड़ा सा बढ़ा पाए। दूसरा हो सकता है सरकार जो है क्या करे, बांध बनवाए, नहरों का निर्माण कराए। तो जो खाली बैठे हैं मजदूर ना, उनको इसमें लगा दे तो नहरों का निर्माण भी हो जाएगा, साथ साथ उनको कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तीसरा हो सकता है कि गांव में जो है कुछ कुटीर उद्योग लगाए जाएं, जिससे जो है क्या हो सकता है वहां पे लगे जो मजदूर हैं, जो लोग हैं खाली बैठे हैं, उनको काम मिलेगा, उससे जो है थोड़ा सा वृद्धि होगी। दूसरा है कि भाई पैसा सरकार थोड़ा मदद करे और छोटे छोटे घरेलू उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को डेवलप किया जाए। इससे भी जो है थोड़ा सा इनका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी। तीसरा क्या है कि सरकार द्वारा जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको, जो अलग अलग स्थान है उनको पर्यटक के रूप में जो है विकसित किया जाए। इससे भी थोड़ा सा क्या होगा, उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है। और सरकार थोड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे तो थोड़ा लोगों की समझ विकसित हो, थोड़ा स्वास्थ्य सुधरे और उसमें भी थोड़ा सा क्या होगा, हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन ये सभी काम क्या है, ये सभी काम बेटा जो हैं, जो जितनी चर्चा हम किए सब दीर्घकालिक है। कैसे है? दीर्घकालिक है। ये जो है एक दिन में नहीं हो सकती, ये दीर्घकालिक योजनाएं हैं। तो भाई कुछ हमें कदम जो उठाना पड़ेगा, अल्पकालिक उठाना पड़ेगा। तो अल्पकालिक जो कदम उठाना है उसमें भारत सरकार ने पहली बार नरेगा को लेकर के 2005 में। यहां पर होता क्या है, नरेगा में लोगों को काम मिलता है, 100 दिन का काम मिलता है। अगर जो है सरकार मुहैया नहीं करा पाती काम को तो आपको 100 दिन का पैसा मिलेगा, यानी भत्ता मिलेगा। तो इससे जो है हुआ क्या कि जो गांव में बैठे हुए लोग हैं जिनको जरूरत थी, वो जो है इसमें जुड़ करके अपनी इकोनॉमी, अपनी जो है आय को थोड़ा सा वृद्धि कर पाए। ठीक है। अब हम देखेंगे रोजगार की स्थिति से 2 प्रकार के हैं। पहला संगठित क्षेत्र है और दूसरा असंगठित क्षेत्र है। तो संगठित क्षेत्रों में देखोगे बेटा तो इसमें जो है ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, कारखाना अधिनियम लागू होता है, यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी जो है तय की जाती है, ग्रेजुटी मिलता है, यहाँ पर नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको अधिक पैसा भी मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में देखोगे कि सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, सरकार का कोई अधिनियम जो है, कारखाना का कोई अधिनियम लागू नहीं होता है, साथ में कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है, न ही सरकार के नियम को फॉलो करने का यहाँ पर जो है कोई भी कानून है। तो यहाँ पर होता क्या है, किसी को जो है 4 घंटा से 6 घंटा करा लिए, 2 घंटा ज्यादा करा लिए तो उसका पैसा नहीं देना पड़ता है, मिलता भी नहीं है। इसलिए बहुत परेशानी असंगठित क्षेत्रों का है। तो भाई इनके उपाय क्या है, क्या उपाय हो सकते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे इससे थोड़ा सा क्या होगा, सरकार इनके कौन कौन कहाँ मदद कर सकती है, इनको भैया उन्नत बीज जो है प्रोवाइड कर दो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा उत्पादन बढ़ जाएगा, इनकी आय बढ़ जाएगी। कृषि उपकरण भाई प्रोवाइड कर दो, सस्ते ऋण थोड़ा सा प्रोवाइड कर दो, और इनको जो है जो उत्पादन है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दो। इससे हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। दूसरा होता है शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आप देखोगे कच्चा माल प्रोवाइड कर दो भाई, है ना, इनकी थोड़ा सा मार्केटिंग कर दो, और अगर नहीं मदद मिल रही ना तो कुछ कानून और पॉलिसी बना करके इनकी मदद कर दो। लेकिन बेटा इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ SC ST वर्ग के लोग होते हैं, या गरीब व्यक्ति होते हैं। तो गरीब व्यक्ति
जो काम करते हैं इनके साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो, तो इनके लिए कुछ कानून सरकार द्वारा बना देना चाहिए, इससे इनकी मदद हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करें दो प्रकार से, एक निजी एक सार्वजनिक क्षेत्र में। अगर निजी में जैसे रिलायंस है, जियो धनाधन या जो है टाटा कंपनी है, ये सब जो है क्या है, निजी क्षेत्रक है। अगर हम सार्वजनिक की बात करें जैसे ये HL है या जो है आपका रेलवे है, ये सभी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे। निजी क्षेत्र का मतलब है बेटा केवल इनका स्वामित्व किसी विशेष व्यक्ति पर होता है, इसके मालिक विशेष व्यक्ति होते हैं। इनका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, क्या पैसा कमाना। लेकिन इनका स्वामित्व क्या सरकार के पास होता है, इनका मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। जैसे सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो है आपको जो पानी मिलता है, अगर आप 500 लीटर पानी जो है सरकार की योजना के अंतर्गत आप बहुत कम पैसे में मिलेगा, कम पैसा में मिलेगा। लेकिन अगर निजी क्षेत्र का बोतल आप लोगे कि भैया 1 लीटर पानी बिस्लरी वाला ले लो, तो पता लगा 20 रुपया का है। कितना, 20 रुपया का है ना। तो 20 रुपया का है, तो ये वो सुविधा देना चाह रहे हैं लेकिन भरपूर पैसा ले रहे हैं। लेकिन 500 लीटर जो हर घर जल का टोटी है, उसका पैसा भी बहुत कम पैसे में जो है पानी मिल रहा है सरकार द्वारा। तो सरकार ऐसी व्यवस्था कैसे कर पा रही, क्योंकि लोगों से टैक्स लेती है, कर लेती है, और इसका मोटिव क्या है, सरकार का मोटिव है लोगों की सेवा करना। ठीक है, सरकार का मोटिव क्या है, लोगों की सेवा करना। तो भाई ये जो है हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक थे उसको बहुत बेहतर ढंग से रिवाइज कर लिए। तो भाई आज की क्लास बेटा यहीं पर होती है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अगली क्लास किसके लिए आए, कौन सा चैप्टर का एनालिसिस करना है, किसका रिवीजन करना है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बता देंगे। और जो बच्चा अभी भी लाइक एंड शेयर नहीं किया है वो फटाफट कर देगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।